पावर सेक्टर का जो बहरान है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो गौर एजाज साहब, ब्रेक से पहले भी जैसे अली परवेज मलिक साहब ने दिफा किया कि इस वक्त जो पावर सेक्टर है आपको उसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अग्रीड, आई थिंक पाकिस्तान में इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि हमारे यहाँ इस वक्त क्राइसिस नहीं है। ओवरऑल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है आपको पता है कि चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी भी जो लोग अर्ज सवाल करते हैं कि बिल्कुल ठीक है कि आप बोझ तो डाल देते हैं, वो टैक्सों का हो, बिजली की कीमतें बढ़ानी हो, बाकी सारे मामला हो आवाम के ऊपर, क्या आपको उतना ही कुर्बानी देती हुई जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो फैसला साज है, वो नजर आते हैं? यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा एतराज है कि ठीक है हम एक क्राइसिस में हैं, बट अपेरेंटली इट सीम्स कि शायद जो हमारे हुक्मरान हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनको उतना अदराक नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? जी गौर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शहबाज, मैं थोड़ा सा अली को एक बात याद कराना चाहूँगा कि अगर हम अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखें ना, तो हमारा एक 1971 में हमने नेशनलाइजेशन की थी और हमने रोटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को भी नेशनलाइज कर दिया था और बैंकों को भी नेशनलाइज कर दिया था और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी नेशनलाइज कर दिया था। तो उसके बाद हमने जो है ये समझा था कि शायद रोटी या शायद ये बैंक या ये सारे इदारे सिर्फ स्टेट चला सकता है। उसके बाद हमारी सोच बदलती गई। मुझे याद है मेरे वालिद साहब सेनेटर थे 1985 में, तो जब कराची आते थे तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट लोग करते थे कि हमें टेलीफोन जो है ना वो लगवा दें। उसका टेलीफोन जो है ना वो सबसे बड़ी एक जो है वो यूटिलिटी हुआ करती थी कि हमें जो है किसी तरीके से फ़ोन का जो है ना वो डिमांड नोट निकल आए और फ़ोन हमारा कनेक्शन लग जाए। उसके बाद आपने जो है उसको प्राइवेटाइज जो है वो पीटीसीएल को भी किया बाद में, और उससे पहले आपने खोल दिया सेक्टर, आपने बैंकिंग सेक्टर को भी खोल दिया 99 में। उसको बाद इदारे नेशनलाइज करते चले गए। सबसे बड़ा लॉस जो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर। हर दफ़ा एक ही बात करते थे कि जनाब सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बैंकों में डिफ़ॉल्ट हो गए, बैंकों में डिफ़ॉल्ट हो गए। आज हम सबसे बड़ी बात कहते हैं पावर सेक्टर। इसका सबसे बड़ा इशू है, मैं अली को कहूँगा, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कारोबार करना। मैं भी गवर्नमेंट में बैठ के देख चुका हूँ, अली भी बैठ के देख लेगा। गवर्नमेंट्स जॉब इज नॉट टू डू बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब इज ओनली टू मेक पॉलिसी एंड बी अ रेगुलेटर। गवर्नमेंट को सिर्फ रेगुलेटर होना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट अपने रोल में वापस नहीं आएगी हम नहीं चल सकते। ये सारे इदारे इस साल में आप प्राइवेटाइज करें, बट उससे पहले आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जिस तरह कैपेसिटी पेमेंट्स पे चल रहे हैं, आपके पास ट्रांसमिशन लाइनें हैं नहीं, डाली नहीं गई। आपके पास जो है आपने इंपोर्टेड कोल के ऊपर पावर प्लांट पे निकाह लगा दी है। आपने इंपोर्टेड जो है नेचुरल गैस के बजाय आरएलएनजी की ऊपर उन यूनिट्स को बेस किया हुआ है। आपको ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने पड़ेंगे। आप चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप उसकी क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करें, बहुत अच्छी अप्रोच है, बट आपको ये तमाम चीज़ें रिव्यू करनी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से 2 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट 24 रुपए यूनिट पे, हमारी कॉम, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर, हमारे कमर्शियल कंज्यूमर, हमारे लाइफलाइन कंज्यूमर, कोई भी नहीं चल सकता, ना स्टेट सब्सिडी दे सकती है। ये 1 ट्रिलियन की आप बात कर रहे हैं, आप सब्सिडी दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप 2 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी पेमेंट बंद करें, जो सबसे सस्ता है उससे बिजली खरीदें, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें। आपका काम ही नहीं होना चाहिए कि कारोबार करें। दिस इज माय हम्बल ओपिनियन। हमारे मुल्क का बहुत पोटेंशियल है। मैं कहता हूं कि सिर्फ टेक्सटाइल में $25 बिलियन के कारखाने लगे खड़े हैं। सिर्फ एनर्जी प्राइस की वजह से हम 16.5 की एक्सपोर्ट $1 नहीं बढ़ा सकते 2 साल से, क्योंकि हमारे रीजन में ठीक आपका पॉइंट है। इसमें एक चीज बड़ी अहम है जो मिनिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि 1000 अरब रुपए की सब्सिडी है, बिल्कुल है, लेकिन वो 1000 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो बिजली की कीमत कम करने के लिए सारी सब्सिडी नहीं है। उसका जो कंपोनेंट है चाहे 1/3 या 40% हो, बाकी जो सब्सिडी हुकूमत ने रखी हुई है, कोई पुराने कर्जे हैं वो वापस करना या कोई और जो चीजें उससे रिलेटेड है। अली हज़र साहब, ये अब जो बात हो रही है जी कि ये जो IPPs के जो है उसको रीनिगोशिएट करना, ये एक बड़ा ही इशू बना रहा है माजी में भी। और आपको याद होगा PTI की हुकूमत ने गालबन 38 या 40 जो मुआहदे थे IPPs के वो रीनिगोशिएट किए थे, और हमें उस वक्त ये बताया गया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स को 700-750 अरब रुपए की सेविंग होगी। लेकिन जब आप हर साल के ऊपर आते हैं तो 1 से 1.5 रुपया बचता है।
तो क्या ये मसले का हल है आईपीपीज के मुआहदे को रीनिगोशिएट करना, या अभी हम वक्ती तौर पर उसको एक चीज जो बड़ा मसला है उसको एड्रेस करने की बजाय एक छोटी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? जी शहबाज, बड़ी अच्छी आपने बात की है। ये बहुत बड़ा मसला है और मैं तकरीबन 2016-17 से आपको याद होगा कि मैं अपनी जो अखबार में लिखता हूँ और जो मुख्तलिफ जगहों पे जो बात करता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम एक कैपेसिटी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और वो अब हम आके अनफॉर्चुनेटली फंस चुके हैं। अच्छा जी, आपने पहली बात की कि जी पीटीआई ने गवर्नमेंट ने जो की थी, तो पीटीआई गवर्नमेंट ने जो रीनेगोशिएशन की थी वो प्लांट से 1994 के और 2002 के, और जो भी आपको एक पावर प्लांट होता है तो उसकी यूजफुल लाइफ जो होती है वो 25 से 40 साल के दरमियान होती है, और उसका जो डेट होता है वो 10 से 12 साल में पे करना होता है। यानी कि इक्विटी के रिटर्न आप 25 से 40 साल के अंदर पे कर रहे हैं और डेट जो है वो 10 से 12 साल में पे कर रहे हैं, और डेट जो है 80% होता है, इक्विटी 20% होती है। तो वो जिन प्लांट्स की जो 94 और 2002 की पॉलिसी के प्लांट किए थे उनका डेट ऑलरेडी पे हो चुका था, यानी उनका 80% पे हो चुका था, उनका सिर्फ 20% था जिसको आपने फिक्स किया है पीकेआर पे 150 रुपए के अराउंड, और उसके साथ वो निगोशिएशन आपने किया है, तो उससे नेचुरली बचत कम होगी, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट का जो जिन है उस जिन में जो प्लांट है वो 2015 के प्लांट है। 2015 के बाद आपके आरएलएनजी के प्लांट आए, आपके इंपोर्टेड कोल के प्लांट आए, आपके न्यूक्लियर K2 K3 आए, आपकी हाइडल एक्सटेंशन आई, और आपके बाकी जितने प्लांट्स आए हैं ये सारे प्लांट 2017 से आना शुरू हुए हैं और 2024 तक आते गए हैं। और ये जो अब 2017 से जो शुरू हुआ है वो 2027 से की उसकी डेट पेमेंट रहेगी, और 2024 में जो आया है वो 2034 तक रहेगी। यानी कि अगले जो आपके 5 से 10 साल के दरमियान ये आपकी सरदर्द रहेगी, और ये पीक जो है तकरीबन आपके 6-7 साल तक रहेगी, और 6-7 साल बाद ये नीचे आएगी अगर हम आज कोई नया आईपीपी नहीं लाते। ये बात देखें तो हमारे पास अब न्यूक्लियर की मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, न्यूक्लियर सीपेक का पार्ट नहीं है, नंबर 1। न्यूक्लियर जो है वो सीपेक से पहले कंसीव हुआ था, और न्यूक्लियर जो है उसकी मार्जिनल कॉस्ट है 0, 1 रुपया समथिंग, तो मैं उसको 0 ही कहूंगा, जबकि उसकी कैपेसिटी पेमेंट है 16 रुपए और समथिंग। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर प्लांट को अब आपने 12 साल के लिए आपने उसका डेट पे करना है, 40 साल का वो प्लांट है भाई। तो आप मुझे बताएं, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की करें, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के पास जाएं, किसी भी सीएफओ पास कहेंगे, वो कहेगा हम 25 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अली खिजर, आप यहाँ पे रुकिएगा, ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है। अली खिजर, एक मिनट आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा हमसे पॉज कीजिएगा। ये जो एक इशू है कि आईपीपीज के मुआहदे को रीनिगोशिएट करना, मतलब वो जो मुआहदे हमने सरमायाकारों के साथ साइन किए हुए हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं उसको कम करना है, तो जब ये बात होती है तो हम सिर्फ बात करते हैं चीन की। यहां पे एक और बहुत बड़ा एक मसला है, वो हुकूमत पाकिस्तान है। इसी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली परवेज साहब, ये चीन का नाम लेके हम बच के निकल नहीं जाते पतली गली से। अभी जैसे अली खिजर बता रहे थे, जो K1 और K2 है, कराची वाले हुकूमत के प्लांट है, RLNG के हुकूमत के प्लांट्स हैं, वहां पे तो आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तो आप उन मुआहिदों को रीनिगोशिएट नहीं करते जो गवर्नमेंट ओन्ड जो एंटिटीज हैं। देखिए शहबाज साहब, गुजारिश ये है कि आई कुड नॉट अग्री मोर विद गौहर साहब, जो उन्होंने बात की कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, उनका जो आपकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको ठीक करना है। तो यही वो वजह है ना जिसकी वजह से आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रिपेयर किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की मुशावरत के साथ कि आपने किस तरह प्राइवेटाइज करना है। यही वो वजह है ना कि जेनकोस को आज मैं 3 घंटे की मीटिंग करके आया हूं कि सारी कंपनीज को या लिक्विडेट करें या प्राइवेटाइज करें, चाहे नंदीपुर हो, चाहे गुड्डू 747 हो, चाहे कोई और हो। यही वो वजह है ना कि एनटीडीसी के साथ साथ ट्रांसमिशन को आप फी बेस्ड या ये बिडिंग के जरिए आप कंपनीज को लाना चाह रहे हैं इस मामले के ऊपर। तो आई कुड नॉट एग्री मोर, बट गुजारिश ये है कि देखें ये कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी के मसले हैं, क्योंकि आपकी जो मईशत है और उसके अंदर जिस किस्म की आपकी आबादी के सेगमेंट्स एंड पॉकेट्स मौजूद हैं, उसके अंदर आप ये परवर्स इंसेंटिव्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उनको एकदम नहीं तोड़ सकते, पर उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब भी वो है ना जिन्होंने
क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री से खत्म करने की कोशिश की, IMF के साथ सीरियस पुशबैक आया, उनके साथ मिला के काफी हद तक उसको अचीव कर लिया। पर आज जब आप ये बात कर रहे हैं कि जी मैं हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लिक्विडेट करना है, प्राइवेटाइज करना है, तो मुझे बताएं यूनिफॉर्म टैरिफ क्या ये एक बड़ा रोड ब्लॉक उसके हक में नहीं है, उसके सामने नहीं है? अगर आप यूनिफॉर्म टैरिफ तोड़ते हैं तो इसका नतीजा पता है ना आपको क्या होगा? पेशावर में टैरिफ 2 गुना बड़ा हो जाएगा बनिस्बत लाहौर के। तो क्या पेशावर की आवाम जो है उसको बर्दाश्त कर सकती है, या आपने उसको एक तरीके के साथ गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट लाके फिर उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार करना है? तो मैं सिर्फ ये आपके पास थॉट छोड़े जा रहा हूं। इसके बाद देखें, आपने बात की कि किस तरह से इस निजाम को ठीक करना है। मेरा यह ख्याल है कि इवेंचुअली जिस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा वो पावर सेक्टर के और एनर्जी सेक्टर के आपको जो मार्केट्स हैं उनको कॉस्ट रिकवरी बेसिस के ऊपर जो आप बेंचमार्क्स करते हैं उनके ऊपर लाना होगा। और ये जो सब्सिडी का निजाम है, चाहे वो स्लैब्स के अंदर शक्ल के अंदर हो या आपने प्रायोरिटी प्राइसिंग के अंदर रखा हो, इसको निकाल के आपको पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन में ले जाना पड़ेगा, जहां पे पॉवर्टी स्कोर कार्ड के जरिए आप लोगों को नकद पैसे दें। अब जो कैपेसिटी पेमेंट्स की बात हो रही है, देखें मैं शहबाज इस बहस में जाए बगैर कि किसने वो निगोशिएट किए, किसने वो क्या किया, दीज आर सॉवरेन कमिटमेंट्स। I might dislike them, I might have a problem with them, but I cannot unilaterally do away with them. मेरी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, बट ये रियासत पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर आपको उनके साथ निगोशिएट करके, चाहे पाकिस्तानी सरमायादार हो, मेरी अर्ज सुन लेना, चाहे पाकिस्तानी सरमायादार हो, चाहे चाइनीज सरमायादार हो, चाहे कोई और हो, ताकि आर्बिट्रेशन के अवार्ड से आप बच सकें। बट यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, और मगर उसके लिए IMF अम्ब्रेला होना सबसे पहले तो बहुत जरूरी थी, क्योंकि आप ये भी याद रखें इन सारे कर्जों के पीछे पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर खड़ा है। अगर आपने कोई यूनिलैटरल एक्शन लिया तो आपके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी स्ट्रेस आ सकता है। एंड कैपेसिटी पेमेंट्स को हैंडल करने का एक और तरीकेकार भी है कि आप डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कर दें, आप अपनी मईशत को ग्रो करें, आप ऑफ ग्रिड जो सारी की सारी आपकी जनरेशन हो रही है फर्क फ्यूल से हो रही है उसको ग्रिड पे लेके आए, ताकि 125 बिलियन यूनिट पे ना 125 बिलियन यूनिट पे ना उसको डिवाइड करें, उसको 150 बिलियन पे करें, कैपेसिटी खुद रिड्यूस उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। अब मैं आगे जो अली खिजर का बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं इसमें कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए अली खिजर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि आप डेट को, क्योंकि आपकी कैपिटल मार्केट्स इतनी डीप नहीं है, आप 10-10 साल का डेट लेते हैं, 25 साल के प्रोजेक्ट पे कर देते हैं, उसकी वजह से फ्रंट लोडिंग की प्रॉब्लम है। बट ये 10 साल में खत्म नहीं होगी, ये रीप्रोफाइलिंग से खत्म नहीं होगी। अली खिजर साहब, आपका दासू के ऊपर आगे आपका डेट आ रहा है जिसकी लाइफ 50 साल की है और 10 साल का आप उसके ऊपर कर्जा लेंगे, तो इट इज अ बिगर प्रॉब्लम देन व्हाट वी कैन डिस्कस इन वन प्रोग्राम। बट द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, और इंशाल्लाह ताला इसको आप लोगों के, आप जैसे एक्सपर्ट्स की मदद के साथ इंशाल्लाह ताला उसको हल करेंगे। जी, जो पहला हिस्सा है हमारा द रिव्यू का, ये जो खुसूसी डिबेट हम कर रहे हैं